हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत सौरभ आप सभी को ब्रह्मोस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं इस सेशन में टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। जहां पे क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे कि किस तरीके से किस क्वेश्चन में किस टाइप के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। आगे बढ़ते हैं टॉप 25 क्वेश्चंस की ओर। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस सेशन में, इस सीरीज में टॉप 25 क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, यहाँ पे वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि जिस तरीके से सन टेम्पल ओडिशा से रिलेटेड है उसी तरीके से ये बताइए, उसी तरीके से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सन टेम्पल जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। यहाँ पे महाबोधि टेम्पल गुजरात, अजंता केव्स तमिलनाडु, एलोरा केव्स महाराष्ट्र, एलिफेंटा केव्स मध्य प्रदेश। तो आपका जो राइट आंसर है ये है कौन सा है, एलोरा केव्स महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि जो ये सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, ये हमारे उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा में है। उसी तरीके से जो यहाँ पे एलोरा केव्स है ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू, ये मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन है, या फिर इसे बोलिए मिसिंग नंबर बोलिए, या फिर इसे बोलिए मैट्रिक्स बोलिए, सभी का मतलब सेम होता है। आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे। तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से इसे अप्लाई किया जाए ताकि हमारा ये करेक्ट हो, है ना। अगर इस तरीके से मैं देखूं तो ये यहाँ पे 4, 18, 16, 13 मीन्स इस डायरेक्शन से नहीं सोल्व हो पाएगा, फिर हमें इस डायरेक्शन से चेक करना पड़ेगा, है ना। 14, 7, 5, 10, 14, 7, 5, 10 ये अगर मैं बात करूं तो हाँ देखिए यहाँ पे अगर आप इसे ए मान लो या फिर इसको इस तरीके से कर लो, आप इसे इस तरीके से कर लो। जो यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पे 7 आप देख रहे हो और यहाँ पे आप 10 देख रहे हो, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 10 और इसे आप डिवाइड कर दो किस से, 5 से। ये कितना आ जाएगा, 5 × 10 मीन्स 7 × 2 = 14। मीन्स यहाँ पे जो ये नंबर दिया गया है, अब इसके पैटर्न को समझिए। यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है डी। हमने इन नंबर्स को लेटर मान लिया है। अब हमने क्या काम किया, हमने ये काम किया कि जो बी है और जो डी है ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके सी से डिवाइड कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया ए के बराबर। और अगर ये पैटर्न सही है तो बाकी में भी यही अप्लाई होना चाहिए, बाकी में भी यही अप्लाई होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 4 × 9 एंड डिवाइड 2, 2 × 2 = 4 = 2 × 9 = 18 मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, 18 आ गया। मीन्स हमारा जो ये पैटर्न था b × d डिवाइड c = a, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे अगर मैं चेक करूं यहाँ पे एक बार आप इसे देख लो तो 2 × 24 एंड डिवाइड 3, तो 8 × 3 = 24, 2 × 8 = 16 मीन्स हमारा ये भी आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड 6 कर दे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 13 के बराबर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे अपन x मान लेते हैं और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 39 से और डिवाइड करते हैं 6 से, तो ये इक्वल आ जाएगा 13 के। और ये जब डिवाइड में है तो ये साइड जाकर मल्टीप्लाई में होगा, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं कि x × 39 = क्या हो जाएगा, 6 × 13 हो जाएगा। और यहां से 13 × 3 = 39 ये हो जाएगा। और यहां से जब अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, x × 3 = 6 और यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 6 / 3 = 2 मीन्स हमारा जो आंसर आएगा ये होगा 2, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में या फिर जिस भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं आप वहां पे शेयर कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। तो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इसमें ये डाइस का फॉर्म है,
और यहाँ पे जब आप इस डाइस को देख रहे हो तो ये डाइस में नंबर नहीं दिया गया, ना तो डाइस में लेटर दिया गया, लेकिन यहाँ पे सिंबल जरूर दिया गया है। अब आपसे ये पूछा है कि अगर इस क्यूब को या डाइस को फोल्ड किया जाए, अगर मोड़ा जाए, तो आपको बताना है कि ये जो आपको स्टार दिखाई दे रहा है, ये जिसे मैं रेड कलर से राउंड कर रहा हूं, ये वाला, इसके प्लेस पे कौन सा सिंबल आएगा। अब मेरी बात को समझिए, यहाँ पे अल्टरनेट क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अल्टरनेट जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे अगर मैं इस स्टार की बात करूं तो ये वाला इसका अपोजिट होगा, अगर मैं ये रेक्टेंगल की बात करूं तो इसका अपोजिट ट्रायंगल होगा, और ये जो यहाँ पर पेंटागन है इसका अपोजिट क्या होगा? स्क्वायर होगा, जो ये दिया गया फोर साइडेड, ये होंगे। तो अब देखो ये स्टार का अपोजिट क्या है, ये जो ओपन वाला स्टार है, ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो हमारा जो राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये क्या दिया गया है? ये दिया गया है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, जो रिलेशन आप यहाँ पे अप्लाई करोगे वही रिलेशन यहाँ पे अप्लाई करना है, और वही रिलेशन यहाँ पे अप्लाई करके रिजल्ट को फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर आने वाला है। अब मेरी बात को गौर से देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये किसी भी नंबर का स्क्वायर के आसपास है, हाँ या ना? बोलोगे जी गुरुजी। तो भाई साहब यहाँ पे आपको स्क्वायर को ध्यान रखना होगा। ये है 120, ये है 145, और ये क्या है? 168, और ये क्या है? 197। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है? 224। तो यहाँ पे क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा? आपको ये बताना है। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे, मेरी बातों को समझेंगे, तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो 120 है, ये 11 का स्क्वायर और -1 किया गया, मीन्स 121 - 1 = 120। अगर मैं इस 145 की मैं बात करूं तो ये 12 का स्क्वायर -1 किया गया है, मीन्स 144 और -1 = 140, सॉरी प्लस माइनस नहीं प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 145। अगर आप एक बार देखें तो ये लगातार नंबर का स्क्वायर चल रहा है, लेकिन पहले वाला नंबर में -1 हो रहा है तो दूसरे वाले नंबर में +1 हो रहा है। 11 के बाद 12 आता है, तो ये दोनों लगातार नंबर है, लेकिन 11 पहले में क्या हुआ कि यहाँ पर माइनस किया गया और दूसरे में क्या किया गया? प्लस किया गया, है ना? अब यहाँ पे अगर अपन चेक करते हैं तो भाई साहब आप थोड़ा सा अपनी नजरों को बनाए रखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो 168 है ये 13 का स्क्वायर है और -1 है, मीन्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 169 और -1 = 168। इसका मतलब ये वाला जो स्क्वायर आप देख रहे हो ये किसका दिखाई दे रहा है? 14 का स्क्वायर और +1। एक बार माइनस हुआ तो दूसरी बार क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 196 और +1 = 197, ये आ गया। अब यही चीज को हमें दूसरे साइड देखना है। आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें कौन सा नंबर यहाँ पे आना चाहिए? कौन सा नंबर आना चाहिए? अगर यहाँ पे हम देखें तो ये किसके नंबर, कौन से नंबर के स्क्वायर के आसपास है? तो आप बोलोगे 15 का स्क्वायर -1 = 225 और -1 = 224। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा आएगा? तो 15 का स्क्वायर -1 हुआ है, तो अगली बार 16 का स्क्वायर +1 होगा। देख लो, पहली बार जिस नंबर का स्क्वायर हुआ है उसमें -1 किया गया, लेकिन अगले बार जब हम गए तो उसके बाद वाला तुरंत बाद जो नंबर आता है उसी का स्क्वायर और +1 किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 का स्क्वायर और +1 = 256 और +1 = 257 इज द राइट आंसर। जो हमारा आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, बेहतरीन क्वेश्चंस की ओर। बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा डायग्राम यहाँ पे फिट होगा? जो ये डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट होगा। क्वेश्चन मार्क को बोलते हैं भाई साहब थोड़ा सा तुम साइड हो जाओ ताकि हम अपने काम को पूरा कर सके। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये डायग्राम बिल्कुल इस तरीके से आपस में कनेक्ट होगा, हाँ या ना? बोलोगे जी गुरुजी। और ये डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, बोलोगे हाँ।
और ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? इस तरीके से बनेगा। अच्छा टच हो रहा है ना, कोई बात नहीं। यहां पर सबसे पहले मैं इसे ड्रॉ करता हूं और इसको इस तरीके से लेता हूं। देखो यहाँ पे पूरा हम ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। क्लियर है? इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आए आपको एलिमिनेट करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इसे इस तरीके से मिला दिया हमने और इसे इस तरीके से, और ये लाइनिंग आ जाएगी। अब बताओ कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में? तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो फॉलो नहीं करेगा, ये भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमें ये साइड चाहिए था लेकिन ये साइड दिया गया, ये भी नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। हमारा बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। देखो ये वाला आ गया, यहां से ये बढ़ गया, फिर यहाँ पे ये वाली बड़ी वाली लाइन मिल गई, ये लाइन आ गई, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी सेम टाइप से इस क्वेश्चन को करने हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा आने वाला है, इन चीजों का बेहतरीन नजरिए से देखिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो एक चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, हाँ या ना बोलोगे जी गुरुजी? इसका मतलब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल आएगा वो बिल्कुल इस तरीके से होगा, और ये जो यहाँ पर लाइनिंग दी गई है ये इस तरीके से कनेक्ट होगा, है ना। और ये इस तरीके से आ जाएगा लाइनिंग, है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये लाइनिंग यहाँ पे ये टाइप से आएगा। अब देखो ये ट्रायंगल यहाँ पे आ गया, ये लाइनिंग भी आ गई, ये वाली सर्कल कर्व टाइप का जो है, और यहाँ पे ये भी आ गया, ये आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डाउन में ये खत्म हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये साइड कॉर्नर में नहीं चाहिए हमें, ये साइड कॉर्नर में चाहिए, है ना। ये भी नहीं होगा। आप यहां से छाट सकते थे, किसी भी फॉर्मेट को पकड़ के आप यहां से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप अपने आंसर को आसानी से पकड़ सकते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन खून का रिश्ता, है ना, रक्त संबंध। अब आपको यहाँ पे जनरेशन के साथ साथ डायग्राम को भी बनाने आना चाहिए। क्या बोला गया है कि P इज Q's ब्रदर। P किसका भाई है? Q का भाई है, तो ये P हो गया। और जब Q का भाई है इसका मतलब P का जेंडर मेल, और ये Q हो जाएगा। R इज Q's मदर। R किसकी मदर है? Q की माता है। और जब Q की माता है तो ध्यान रखना बेटा, जो पेरेंट्स होते हैं पेरेंट्स का जनरेशन ऊपर होता है, तो यहाँ पे हम R को क्या ऊपर वाले जनरेशन में रखेंगे, और मदर है तो इसका सर्कल हम दे देंगे ताकि ये पता चल जाए कि ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। S इज आर्स फादर। S कौन है? R का पिता है। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम को नीचे ले लूं, ये P है और P भाई है किसका? Q का, और Q की मदर कौन है? R है, और S है वो R के पिता है। तो यहाँ पर जब फादर है S, तो S का जेंडर मेल, इसलिए हमने बॉक्स दे दिया। T इज S मदर। T कौन है? S की माता है, तो यहाँ पर T S के ऊपर वाले जनरेशन में, और T का जेंडर फीमेल। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P विथ T? जो P है वो क्या लगेगा? P क्या लगेगा? अब बताओ, T की सन S, S की डॉटर R, R की चाइल्ड कौन? P और Q। इसका मतलब ग्रेट ग्रैंड सन होगा। ध्यान रखना क्या होगा? ग्रेट ग्रैंड सन। ग्रेट ग्रेट सन, ग्रेट ग्रैंड सन किसे बोलते हैं? चाइल्ड जो सन है वो किसका सन होगा? वो सन होगा ग्रैंड सन का। जो ग्रेट ग्रैंड सन है इज द सन ऑफ ग्रैंड सन। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे अगर आप देखोगे ना तो ये दिया गया है, ये 5 शहर दिया गया है, और ये सभी जो 5 शहर आप देख रहे हो बिल्कुल एक दूसरे के साथ में क्लोज्ड है। अब ये कोई जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अब इसे आपस में अरेंज करना होगा आपको। अब कैसे अपन अरेंज करेंगे? A इज टू द वेस्ट ऑफ B। ए कहां पे है? B के वेस्ट में, पश्चिम दिशा में। अगर मान लो यहाँ पे A है, मान लो यहाँ पर A है, अच्छा B के पश्चिम में ये B है, और इसके पश्चिम में कौन होगा? A होगा, तो ये हो जाएगा A। आगे बोला गया है कि C इज टू द साउथ ऑफ A। C कहां पर है? A के साउथ में, तो ये हमने क्या कर दिया? C को दे दिया। आगे बोला गया E इज टू द नॉर्थ ऑफ B। E है ये B के नॉर्थ में, तो ये B है, तो इसके नॉर्थ में हमने E को भेज दिया। आगे बोला गया है नॉर्थ ऑफ B एंड D इज टू द ईस्ट ऑफ E। जो D है ये E के ईस्ट में है, तो ये D हो गया, है ना। आगे क्या पूछा है? देन C इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू D। जो C है
वो डी के रिस्पेक्ट में कौन से दिशा में है, कौन से डायरेक्शन में है। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे डी से पूछा है डायरेक्शन किसका, सी का, कि सी कौन से दिशा में, जहां से जिस पॉइंट से पूछा है उस पॉइंट को आप क्या मान लो, उस पॉइंट को आप सेंटर मान लो। क्या मान लो, सेंटर। और इस तरीके से 4 लाइनें ड्रॉ कर लो, और ये 4 लाइनें नहीं है, ये 4 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ये देखो कि ये जो पॉइंट सेंटर आपने डाला है, ये वाला सेंटर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर से सी कौन से दिशा में है, तो सी कहां पर है ये। आप बोलोगे गुरुजी ये तो है साउथ वेस्ट में, कहां पर है, साउथ वेस्ट में है, दक्षिण पश्चिम में है, ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कोडेड ब्लड रिलेशन का है। बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों के साथ आया हूं, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कुछ न्यू पैटर्न के साथ साथ आप कुछ न्यू चीजें आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे भी डायग्राम सेम बनते हैं, यहाँ पे भी डायग्राम सेम बनते हैं। आपको बस फैमिली चार्ट का ध्यान होना चाहिए, फैमिली ट्री का नॉलेज होनी चाहिए, और कौन से जनरेशन को कहां पे रखा जाए ये कैसे ज्ञान होगा, ये फैमिली ट्री से ज्ञान होगा। आगे बढ़ते हैं, ए मल्टीप्लाई बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज फादर ऑफ बी, ए प्लस बी मींस ए इज डॉटर ऑफ बी, ए डिवाइड बी मींस ए इज मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मींस ए इज ब्रदर ऑफ बी। और ये आपको एक इक्वेशन दिया है, क्या दिया है इक्वेशन, इक्वेशन ये है कि P डिवाइड R माइनस क्यू एंड मल्टीप्लाई टी, ये दिया गया है। और जब आप इसके डायग्राम बनाओगे तो बनाने के बाद आपसे ये पूछा है कि हाउ इज P रिलेटेड टू T, P है वो T के क्या लगेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डायग्राम को समझते हैं। डिवाइड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर, कौन किसकी मदर होगी, A डिवाइड B मींस A इज मदर ऑफ B। अगर हम P डिवाइड R दे रहे हैं तो P मदर होगी R की, तो ये P है, और P मदर है तो R नीचे आ जाएगी, P का जनरेशन ऊपर होगा, और मदर मींस फीमेल हमने सर्कल दे दिया। R माइनस क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस A इज, जो यहाँ पर R होगी ना ये ब्रदर होगा, R क्या होगा, ब्रदर होगा, भाई होगा किसका, Q का, मींस R और Q दोनों सेम जनरेशन में होगा, और जब ब्रदर है इसका जेंडर मेल होगा, इसलिए हमने बॉक्स दे दिया। और Q मल्टीप्लाई T, मल्टीप्लाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो Q है ये फादर है किसके, Q है ये फादर है किसके, T के, तो Q फादर है T के, तो Q का जेंडर मेल और यहाँ पे T। और पूछा है कि जो P है वो T के क्या लगेंगे, तो यहाँ पर आप देखो ग्रैंड मदर लगेंगे, नहीं लगेंगे, ग्रैंड मदर लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये हमारा बेहतरीन आंसर था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10, आपको ये बताना है कि बताओ इसमें जो ये दिया गया है मिरर, और मिरर को वर्टिकली टॉप में प्लेस्ड किया गया है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा। अब इसे आपको पूरा डायग्राम को ड्रॉ नहीं करना, आपको एलिमिनेट करना। आप एक चीज बताना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट कर रहा हूं स्क्रीन को, है ना, समझिएगा मेरी बातों को। ये जो क्वेश्चन फिगर लिखा हुआ है इसे मैं क्वेश्चन फिगर को थोड़ा सा व्हाइट कर रहा हूं, ये वाले, क्लियर है। अब यहाँ पे चीजों को समझिएगा, अब यहाँ पे चीजों को समझिएगा। देखिए ये जो डॉट है, अब मिरर अगर इस तरीके से प्लेस किया गया है, और यहाँ पे जो डायग्राम है, तो इस वाले हिस्से में ये इसको मान लो टॉप, और इसको मान लो क्या, बॉटम। तो जो टॉप में होगा वो कहां पे चला आएगा, बॉटम में, और जो बॉटम है वो कहां पे चला आएगा, टॉप में। इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, और इसी के यहाँ पे अपन यूज करने वाला हूं। अब यहाँ पे चीजों को समझना, ये जो डॉट है ये टॉप में है, तो ये डॉट तो यहाँ पर बॉटम में आ जाएगा, हाँ या ना। अब ये बॉटम में तो आएगा लेकिन लेफ्ट साइड के नीचे होगा। लेकिन आप इस वाले पार्ट को देखो जिसे मैं रेड कलर से ये कर रहा हूं, ये वाला, ये कहां पे दिया गया है, राइट साइड में नीचे दिया गया, ये गलत, चलो ये तो ठीक है, ये लेफ्ट साइड में नीचे दिया गया, ये बिल्कुल सेंटर दिया गया भाई नीचे, ये कहां से बनेगा, ये भी खत्म, ये तो टॉप में दे दिया, ये तो और ही कुछ अलग है। अब हमारा बचा क्या, ऑप्शन नंबर 2। हमने क्या किया, एक पॉइंट को पकड़ के यहां पे ड्रॉ कर दिया। अगर आप इसका बनाना चाहेंगे इमेज, क्या बनेगा, ये डॉट हो जाएगा, और ये इस तरीके से बनेगा, ये क्लियर, इस तरीके से बनेगा, और ये लाइनिंग इस तरीके से आएगी, और ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। जो हमारा आंसर होगा वो ये बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। तो किसी भी, जब भी डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप से, आप किसी एक पॉइंट को पकड़ो, वहां से आप उसको मत छोड़ना, और उसी के थ्रू आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए डाइस का क्वेश्चन है। अगर आप इस डाइस को देख रहे हो तो इस डाइस में एक चीज ध्यान से समझना, क्या पूछा गया है कि फोर पोजीशन ऑफ डाइस आर गिवन बिलो।
एक ही डाइस के 4 अलग अलग स्थिति दिए गए। अब इन चीजों को थोड़ा सा समझिए। अपने लूडो खेलते हो, उस पासा को उठाए और आपने फेंका, एक बार फेंका तो ये कंडीशन बना, कंडीशन नंबर 1। दूसरी बार फेंका तो कंडीशन नंबर 2 बना। तीसरी बार फेंका तो कंडीशन नंबर 3 बना। चौथी बार फेंका तो कंडीशन नंबर 4 बना। तो ये एक ही डाइस का 4 अलग अलग स्थिति दिया गया, 4 अलग अलग। अब यहां से आपको क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि बताइए ये जो आपको दिख रहा है ना डी, डी के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा। तो आप किसी भी 2 डाइस को पकड़ के आप वहां से इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पर सी और डी कॉमन है, पहला और दूसरा में, तो यहां से नहीं निकल पाएगा, इसको छोड़िए। बी यहां पर है डी सी ई, यहां पे बी सी ए, डी सी ई, डी सी ई सी बी ए। यहां से अगर आप देखेंगे तो सी क्या है, कॉमन है। क्या है, सी कॉमन है। और सी से जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो सी के बाद डी आता है, और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो सी के बाद ए आता है। हाँ या ना बोलोगे? हाँ। तो जो हमारा आंसर होगा, अच्छा डी के अपोजिट, तो डी के अपोजिट क्या यहां पे आ गया हमारा, ए आ गया। डी के अपोजिट क्या आ गया, ए आ गया। क्लियर है? अब किसी भी डाइस को आप उठा के यहां से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा अगर देखिए ये वाला जो कंडीशन आया है, हमने किसे उठाया है, डाइस 1 और 2 को हमने उठाया है ना। तो यहां पर क्या था, सी कॉमन था, तो सी के बाद डी के बाद ई आ गया, और यहां पर सी के बाद ए के बाद क्या आ गया, ई, सॉरी ए, सी ए बी है ना। तो ई और बी अपोजिट, और डी और ए एक दूसरे के अपोजिट। अब किसी भी डाइस को उठा लो ना, आपका आंसर तो आसानी से निकल जाएगा। अब मान लो कि आप डाइस 2 को उठाते हो, डाइस 2 और डाइस 4 को उठाते हो, तो यहां से कौन सा कॉमन है लेटर, आप देखो सी है कॉमन, तो यहां पर देखो सी के बाद डी के बाद बी है। अब इसमें हमने जो रोटेट करवाया है ये क्लॉकवाइज रोटेट करवाया है, तो यहां पर देखो सी के बाद क्या आ गया, सी के बाद ए आ गया, है ना। और यहां पर भी डी और ए एक दूसरे का अपोजिट है, और बी और ई अपोजिट है। तो कोई भी डाइस आप उठा लो, है ना, वहां से आपका आंसर सेम ही आने वाला, कोई डिफरेंट आने वाला नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि बताओ जब घड़ी में 10 बजेगी तब हमारा एंगल क्या होगा। जब घड़ी में 10 बजेगी तब हमारा एंगल क्या होगा, किसके बीच में, घड़ी की मिनट की जो सुई होती है और घड़ी की जो घंटे की सुई होती है, इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, आपको एंगल निकालने के लिए मैंने बार बार बता रहा था, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी पिछले सेशन में 1-2 क्वेश्चंस आए भी हैं। अब देखो इसका जो ये थीटा क्या है, ये एंगल है, ये क्या है, ये एंगल है। और जो ये एंगल है तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 11m - 60h एंड डिवाइड 2, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा। ये जो आप देख रहे हो m, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो h है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, r को रिप्रेजेंट कर रहा है, घंटे को। अब एक चीज बताइए, घड़ी में 10 o'clock बोला है, मतलब ये जो टाइम है 10:0 10:0 तो मिनट के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। देखो कैसे, यहां पर 11 मल्टीप्लाई मिनट के प्लेस पे हमने 0 दे दिया, और -60 गुना, और h के प्लेस पे हमने 10 दे दिया, और डिवाइड हमने कर दिया 2 से। ठीक है, डिवाइड हमने कर दिया 2 से, ये 2 हो गया। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका कैलकुलेशन क्या आ गया, ये वाला तो पूरा 0 बनेगा, तो 0 माइनस। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, जब भी एंगल का फॉर्मूला लिखना तो आप यहाँ पे मोड जरूर लगा देना। ये मोड क्या काम करता है, अगर एंगल निगेटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि भाई साहब ध्यान रखिएगा, एंगल कभी भी निगेटिव नहीं होता, एंगल कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मोड लगाया जाता है। पॉजिटिव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन निगेटिव आएगा तब दिक्कत होगा। तो उसका काम कौन काम करता है, मोड काम करता है, जो कि उस निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, मोड। अब जब हम मोड लगा दिए तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 600 एंड डिवाइड 2 आ जाएगा, मोड लग गया। अब इसको आप कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा, -600 एंड डिवाइड 2, ये आ गया। अब ये तो इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -300 आएगा, और ये मोड है, ये निगेटिव में आया है, लेकिन एंगल निगेटिव में नहीं होता है। जब अपन इसे मोड से बाहर निकालेंगे तब ये क्या बन जाएगा, ये 300 बनेगा, ये 300 बनेगा। और मैंने एक चीज बताया था
और मैंने ये चीज बताया था कि जब भी एंगल मान लो कि आपका 180 डिग्री से बड़ा आ जाए, तो यहां पर ये देखो आप, ये जो 300 एंगल है ये 180 डिग्री से बड़ा है, और जब 180 डिग्री से बड़ा है तो इस स्थिति में हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, 360 डिग्री से माइनस करना होगा इसे, और जो 360 डिग्री से हम माइनस करेंगे तो जितना आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहां पर 300 जो है, 300 जो एंगल आया था ये 180 से बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, 360 डिग्री से माइनस कर देंगे 300 डिग्री को, तो ये रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री का। जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक रो दिया गया है, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये रो दिया गया है और इस रो में कितने गर्ल्स है, 70 गर्ल्स है, 70 छात्राएं बैठे हुए हैं, 70 बच्चियां बैठी हुई हैं, और इसमें यह बोला गया है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन बिटवीन साक्षी एंड अंकिता। साक्षी और अंकिता के बीच में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स होगी, कितनी लड़कियां होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, जो सरिका का पोजीशन 7th दिया है और अंकिता का पोजीशन 11th दिया है ना। साक्षी, सरिका नहीं, साक्षी का पोजीशन 7 और अंकिता का पोजीशन 11 दिया है। अब एक चीज देखना, जब दोनों के पोजीशन को अपन ऐड करेंगे, अगर ऐड करने के बाद ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स से ज्यादा आ गया तो केस बनेगा ओवरलैपिंग का। अगर छोटा आया तब ये केस बनता है नॉन ओवरलैपिंग का। अब मेरी बात को समझिए, यहां पर ये जो ये साक्षी है, इसका पोजीशन 7th है राइट से, है ना, राइट से। और जो ये अंकिता है, ये अंकिता का पोजीशन 11th है, कहां से, तो लेफ्ट से। अब जब अपन ये दोनों को ऐड करेंगे तो 7 + 11 इक्वल्स टू कितना आ गया, 18 आ गया। मतलब ये क्या है, छोटा है 70 से। जब ये और ये क्या है, ये टोटल, ये क्या आ गया, टोटल, और ये क्या आ गया, सम। अगर सम टोटल से छोटा हो तब केस बनता है ओवरलैपिंग का। तो ये कौन सा केस है, ये ओवरलैपिंग का केस है। कौन सा केस है ये, ओवरलैपिंग का। क्यों, क्योंकि दोनों के पोजीशन को ऐड करने के बाद जब हमने देखा तो ये टोटल जो 70 दिया गया था वो 70 से 18 छोटा है, तो ये केस बन गया ओवरलैपिंग का। अब यहां से जब ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग, मतलब ये जो केस किसका है, नॉन ओवरलैपिंग का। अगर मान लो कि कोई भी पोजीशन दिया हुआ रहता और उसको हम जोड़ देते और जोड़ने के बाद 70 से बड़ा आ जाता, 70 से बड़ा आ जाता, है ना। सम, दो अलग अलग व्यक्तियों के जो पोजीशन का सम है वो अगर टोटल से बड़ा आ जाए तब केस बन जाएगा ओवरलैपिंग का। लेकिन अगर दो अलग अलग व्यक्तियों के पोजीशन का सम टोटल से क्या हो, छोटा हो, तब केस बनेगा नॉन ओवरलैपिंग का। और इस केस में हम किससे माइनस करते हैं, जो टोटल दिया हुआ है उससे जो दो अलग अलग व्यक्तियों के पोजीशन को हमने सम किया उसे माइनस करना होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल और माइनस क्या हो जाएगा, सम। ये कब निकालते हैं, ये जब हमें निकालना होता है क्या, मिड पर्सन, है ना, मिड पर्सन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 70 और -18 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 52। तो जो 52 है ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये अगर आप देखोगे तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपका आंसर निकलने वाला है। देखिए कैसे, ये यहाँ पे जो ये सीरीज दिया गया है, आज सीरीज जो है काफी बेहतरीन सेशन है ये। इस सीरीज में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे टारगेट किए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और ये 448 ये दिया गया सीरीज है, 418 क्वेश्चन मार्क 100 180 294 एंड 448। अगर मैं इसकी बात करूं, आप थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को समझना। ये 4 से यहाँ पे जाना है, यहाँ से क्वेश्चन मार्क पे, क्वेश्चन मार्क से 100 100 से 180 180 से 294 एंड 294 से 448। अगर मैं इसकी बात करूं तो थोड़ा सा आप मेरी बात को गौर से समझिएगा। ये जो दिया गया है 4, ये 2 का क्यूब करके 2 के स्क्वायर को माइनस किया गया, मतलब 8 - 4 = 4। ये क्या आ गया, 4 आ गया। अगर मैं 18 की बात करूं तो ये क्या किया गया है, ये किया गया है 3 का क्यूब और -3 का स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे 3 का क्यूब 27 और -9 = 18। अब यहाँ पे देखो ये जो 100 आया है, ये क्या किया गया है, 5 का क्यूब और -5 का स्क्वायर, 125 और माइनस, ये आ गया क्या, 125 और -25, ये आपका आ गया 100। आगे की मैं बात करूं 180, ये 6 का क्यूब है
और माइनस 6 का स्क्वायर है इक्वल टू 216 और माइनस 36 क्या आ गया 180। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या आ गया 7 का क्यूब और माइनस 7 का स्क्वायर 343 और माइनस ये क्या आ गया आपका 49। ये रिजल्ट आ गया 294 के बराबर आ गया 294 के बराबर आ गया। अब मैं इसकी बात करूं तो 8 का क्यूब और माइनस 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब, तो जब अपन 8 का क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ये एक मिनट कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 8 का क्यूब कितना आ जाएगा 512 और माइनस 64। यहां पर इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी 448। मतलब यहां पर आप देखो पहली बार 2 का क्यूब किया गया, मतलब आप सीधी इसके पैटर्न को समझना चाहोगे तो x का क्यूब और माइनस x का स्क्वायर किया गया है। जिस नंबर का क्यूब किया गया उसी नंबर का स्क्वायर को माइनस किया गया है। मतलब यहाँ पे 3 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 के बाद ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का क्यूब और माइनस 4 का स्क्वायर मीन 64 और माइनस 16 इक्वल्स टू 48। हमारा जो राइट आंसर है 48 ऑप्शन नंबर डी। बेहतरीन क्वेश्चंस था, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अगर आप इस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप हल्के भी नजरिया से आप देखोगे तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कस्टम CUSTOM ये दिया गया और इसका कोड है UCTSMO। अब देखो C और U को आपस में इंटरचेंज किया गया, T और U को इंटरचेंज किया गया है, O और M को इंटरचेंज किया गया है। अब मैं आगे बात करूं तो सेम तरीके से आप पेरेंट का भी क्या कर सकते हो, इसका कोड निकाल सकते हो। A और P आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, है ना, E और R आपस में इंटरचेंज हो जाएगा और N और T आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ये जो आंसर होगा APERTN ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो हमारा आंसर होगा, आप इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। कैसे, यहां पर जब आप पहला 2 लेटर को आपस में इंटरचेंज करते तो पहले पोजीशन पे ए आता, तो पहले पोजीशन पे ए केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, बाकी में आ रहा है ये खत्म, टी है खत्म, ई है खत्म। तो हमारा जो सही आंसर है ये कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये है आपका किसका, ये है आपका वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये कोबलर है, ये कोबलर है, ये शूज से रिलेटेड है, जो मोची है ये शूज से संबंधित है, क्योंकि जो कोबलर होता है ये क्या बनाता है, शूज बनाते हैं। तो भाई साहब जो कंस्ट्रक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, बिल्डिंगे को बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन आप देखो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, ठीक है। अब देखिए ये जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा ध्यान देना गया है, ध्यान देना है, और आपको ध्यान ये देना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है और ये सभी एक स्क्वायर टेबल के अंदर बैठे हुए हैं, 4 साइड में है और 4 कॉर्नर पर हैं। सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड फेसिंग आउटसाइड। अच्छा, आपको ये बोला गया है, जो थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा, 4 व्यक्ति है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8 है, 4 साइड में है तो 4 कॉर्नर पर है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसमें कुछ ट्विस्ट है। आज मैं सिटिंग अरेंजमेंट कुछ हट के लाया हूं आपके लिए, कुछ न्यू लाया हूं जिससे आप कुछ सीखें। यहां पर जो कॉर्नर पर बैठा हुआ है इसका फेसिंग सेंटर की ओर है, और जो यहां पर मिडिल में बैठा हुआ है, मिडिल में वो कहां पे देख रहा है, तो फेसिंग आउटसाइड। देख लो ये जो मिडिल वाला पर्सन है ना, ये कहां पर देख रहा है, ये देख लो आउटसाइड देख रहा है। मतलब अच्छा, आगे क्या बोला गया है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा नोट कर लूं ताकि हमें बार बार इन चीजों को पढ़ना ना पड़े। यहाँ पर क्या बोला गया कि बी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। बी कहां पर है, डी के थर्ड लेफ्ट में। एक काम कीजिए, मैं यहाँ पर अगर डायग्राम को ड्रॉ करना चाहूं तो ये मान लो कि ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के चारों साइड में पर्सन बैठे हुए हैं और इस स्क्वायर के कॉर्नर में भी पर्सन बैठे हुए हैं। लेकिन क्या बोला था कि जो कॉर्नर पर है बैठा हुआ है उसका फेस इनसाइड है, केंद्र की ओर है, तो ये सेंटर है, ये क्या है, कॉर्नर है, तो इसका फेस इनसाइड होगा, केंद्र की ओर होगा। लेकिन जो साइड में है उसका फेस आउटसाइड होगा। ये
आपका डायग्राम बनेगा। अब देखिए आगे क्या बोला था कि बी सीट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, बी डी के थर्ड लेफ्ट में, एच सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड जी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ई डज नॉट सीट्स एट कॉर्नर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ई है ये कॉर्नर पर नहीं बैठा है, जो ई है ये कॉर्नर पर नहीं बैठा है, इसका मतलब ई कहां पर होगा, साइड में होगा, कहीं भी होगा लेकिन ये साइड में होगा। अच्छा, इसमें और कुछ संबंधित दिया गया है कि सी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, है ना, इमीडिएट राइट ऑफ बी अमंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीट्स अपोजिट टू द वन हु सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अच्छा, ये क्वेश्चन है, आइए इसको अपन अब सोल्व करते। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा टफ है, लेकिन इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से अपन को मिलाना है, मिलाना है। देखिए कैसे, बी कहां पर बैठा हुआ है, जहां पे डी बैठा हुआ है ना उसके थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, थर्ड लेफ्ट में, ठीक है। ई को तो पता चल गया कि ई कहां पर रहेगा, ई रहेगा कहां पे, साइड में, कॉर्नर पे नहीं रहेगा। तो एक बार हम डी को यहां पे लेते हैं, एक बार डी को हमने यहां पे लिया तो इसका थर्ड लेफ्ट, तो ये साइड इसका लेफ्ट होगा क्योंकि फेसिंग आउटसाइड है, आउटसाइड है। तो 1 2 3 यहां पे बी आ गया। और दूसरा कंडीशन जब अपन लेते हैं तो दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि ये मान लो कि क्या है, ये स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर टेबल है, और ये आपका क्या हो गया, कॉर्नर, फेसिंग दे दो आप सेंटर, और जो साइड है इसका फेस दे दो आप आउटसाइड। क्लियर है। और एक बार हमने डी को आपको कहां पे हमने लिया है, साइड में, तो एक बार आप डी को ले लो कॉर्नर पे, तो इसका लेफ्ट अब ये साइड हो जाएगा, 1 2 3 यहां पे बी आएगा। आगे क्या बोला गया है कि एच सेकेंड लेफ्ट ऑफ बी, एच कहां पर है, बी के सेकेंड लेफ्ट, तो बी का फेस यहाँ पे इस वाले डायग्राम में इन साइड है, तो इसका लेफ्ट ये साइड आएगा, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। और इसमें बी का फेस आउट साइड है, तो लेफ्ट ये साइड आएगा, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। अगर मैं आगे की बात करूं, अगर मैं आगे की बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जी कहां पर बैठा हुआ है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जी एच के थर्ड लेफ्ट है, तो एच का फेस इस वाले डायग्राम में आप देखो, इस वाले में, इसे मैं पहला डायग्राम लेता हूं और इसे का दूसरा, तो पहले वाले डायग्राम में एच का फेस इन साइड है, तो इसका लेफ्ट ये साइड आएगा, तो 1 2 3 यहां पर जी आएगा। अच्छा, इस वाले में एच का फेस आउट साइड है, केंद्र से बाहर देख रहा है ना, तो इसका लेफ्ट है वो ये साइड आएगा, है ना, ये साइड डी की तरफ, तो 1 2 3 यहां पे जी आ जाएगा इस वाले कॉर्नर पे। आगे बढ़ा, एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एफ है वो डी का इमीडिएट नेबर है, तो एक साइड तो एच आ गया, तो दूसरी साइड कौन आएगा, तो एफ आएगा। यहाँ पे एक साइड कौन आ गया, एच आ गया, तो यहाँ पे दूसरी साइड एफ आएगा। विजिबल है बिल्कुल। आगे अगर मैं चलूं तो ए कहां पर बैठा हुआ है, देखो ए बैठा हुआ है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के जो ए है वो कहां पे बैठा हुआ है, जो एफ है ना, अब ध्यान से समझना, ये जो दिया गया है, अब इससे जिसे मैं येलो कलर से ब्रश कर रहा हूं, ये वाला, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन, तो किसके थर्ड लेफ्ट में, ए किसके थर्ड लेफ्ट में है, ये उस व्यक्ति के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, जो व्यक्ति कहां पे बैठा हुआ है, सेकंड में बैठा हुआ है। तो कहां पर सेकंड में, राइट या लेफ्ट, तो लेफ्ट बोला है, और किसके लेफ्ट में, एफ के लेफ्ट में। तो अब यहां पे अब हम एफ के लेफ्ट को चेक करते हैं। तो पहले वाले डायग्राम में एफ का लेफ्ट यहां पे, और जो व्यक्ति एफ के लेफ्ट में बैठा हुआ है, हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट, तो सेकंड लेफ्ट, तो यहां पर जो व्यक्ति बैठा, यहां पर जो बैठेगा सेकंड लेफ्ट यही तो होगा एफ का। इस पर्सन के कहां पर, थर्ड लेफ्ट में बैठा है, तो इस व्यक्ति का लेफ्ट भी इधर होगा, तो 1 2 3 यहां पर ए होगा। अच्छा, इस वाले डायग्राम में आ जाओ, तो एफ का फेस आउटसाइड है, तो इसका सेकंड लेफ्ट ये वाला होगा, और इसका थर्ड लेफ्ट भी इस साइड होगा इस व्यक्ति का, तो 1 2 3 यहां पर कौन होगा, ए होगा। क्लियर है। आगे अगर मैं बात करूं तो ई डज नॉट सिट्स एट कॉर्नर, ई कॉर्नर पर नहीं बैठेगा, मतलब यहां पे इस वाले डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ई यहां पे आ गया, और इस वाले डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो ई यहां पे आ गया। अच्छा, आगे क्या बोला गया कि सी इमीडिएट राइट ऑफ बी, सी बी के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, तो यहां पर सी आ गया। और इस वाले में बी के इमीडिएट राइट में जगह नहीं है क्योंकि ई आ गया, तो सी को हम यहाँ पे कहा, यहाँ पे बैठा नहीं सकते, और ई को हम यहाँ पे दे नहीं सकते क्योंकि ई कहां पर नहीं होगा, ई कहां पे नहीं होगा, जो ये ई है ये कॉर्नर पर नहीं है,
है ना, डज नॉट कॉर्नर, मतलब ये डायग्राम गलत हो गया और हमारा ये डायग्राम बिल्कुल सही हो गया। अब पूछा है कि बताइए who among the following sits opposite to the one who sits second to the right of B, B के सेकेंड राइट, तो B के राइट ये साइड आएगा तो पहला और ये दूसरा, B का सेकेंड राइट E आ गया, तो E के अपोजिट में कौन बैठा है, H बैठा है, तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, आप ये बताओ कि इसमें कौन सा ऑड है और कौन सा आउट है, कौन सा ऑड आउट नहीं, मींस ऑड वन आउट को आपको एलिमिनेट करना, कौन सबसे डिफरेंट है। अब मेरी बात को समझिए, अगर आप प्रत्येक डायग्राम को देखिएगा, प्रत्येक डायग्राम को देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर प्रत्येक डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइड है, मैं साइड की बात कर रहा हूं, तो इस वाले डायग्राम में, दोनों डायग्राम में कितने साइड हैं, बोथ डायग्राम, जो दोनों डायग्राम दिया गया है तो इसमें 6 साइड है, या फिर इसे इजेस बोल सकते हैं। इस वाले में आप देखो 1 और 2, इस वाले में भी 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 आ गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे ये बोला, यहाँ पे इस तरीके से छाट सकते हैं कि जो डायग्राम आप देख रहे हैं, प्रत्येक बॉक्स में 2-2 डायग्राम दिया गया है, तो प्रत्येक बॉक्स में जो दोनों डायग्राम दिख रहा है ना, तो सभी डायग्राम मींस इसकी मैं बात करूं तो ये दोनों के जो साइड है वो इक्वल है, ये दोनों के साइड यहाँ पे 2 है तो इसमें भी 2 साइड है, इसमें 8 है तो इसमें भी 8 है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर देखो कितने साइड है, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर 1 2 3, 3 ही साइड है, इसमें 4 है और इसमें 3 है, तो जो हमारा ऑड है ये 2 है, तो 2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा ऑड वन आउट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताना है कि आप बताइए ये जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन को पुट किया जाए ताकि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ताकि हमारा राइट आंसर होगा। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन को पुट किया जाए। आप मेरी बात को समझिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया गया और यहाँ पे सर्कल डाला गया, यहाँ पे वर्टिकल लाइन और सर्कल आ गया, ये बॉक्स है और इस बॉक्स में ये इसे ड्रॉ किया गया, और जब इसे ड्रॉ किया गया तो इसमें फिर प्लस सिंबल को लाया गया, तो प्लस सिंबल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर इस वाले में ये डायगोनल को ड्रॉ किया गया, मतलब इस वाले डायग्राम में क्या आएगा, डायगोनल आएगा। तो कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये जो 4 है तो 4 किस में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरीके से आप इस एलिमिनेट निकाल सकते थे आंसर को। आगे देखिए, यहाँ पर ये डाइस एंड ये क्यूब का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी हट के है ये। आज इस सेशन में आपको नए नए पैटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, शेयर करते रहिए, मजा आने वाला है। क्लियर है? देखो क्या बोला गया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, देयर आर क्यूबाइड, क्यूबाइड है, क्यूब नहीं है, क्यूबाइड है, और क्यूबाइड का क्या होता है कि अलग अलग क्या होते हैं, इसके साइज होते हैं, है ना, साइज मीन साइड का जो होता है, साइड का जो लेंथ होते हैं अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो ये क्यूबाइड दिया गया 4x3y3 का दिया गया है ना, और इसे अपोजिट फेसेस ऑफ डायमेंशनल कितना है, ये दिया गया आपका 4x3 दिया गया है, आर कलर्ड येलो, अच्छा मतलब कि इसे येलो कलर से किया गया, एंड द अपोजिट फेस ऑफ द डायमेंशन 4x3 आर कलर्ड रेड, एंड द अपोजिट फेसेस ऑफ डायमेंशन 3x3 का जो अपोजिट होगा ये ग्रीन कलर से किया गया है। और आपको ये बताया गया है कि इसे 1 सेंटीमीटर के आकार में काटा गया है, छोटे छोटे क्यूब में काटा गया है। तो ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसका कम से कम 2 फेस क्या होगा बेटा, कलर होगा। अब सबसे पहले हम एक चीज समझिएगा, मैं यहाँ पे एक क्यूबाइड का फॉर्म कर रहा हूं, एक क्यूबाइड बना रहा हूं, यहाँ पे एक क्यूबाइड बना रहा हूं, ठीक है ये। अब जब अपन यहाँ पे क्यूबाइड को बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनने वाला है, ये बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, अब समझना ये, ठीक है। अब जब अपन क्यूबाइड बनाएंगे तो यहाँ पे 1 और ये हो गया आपका 2, यहाँ पे देख लो 1 और ये हो गए 2, ठीक है। अब इन चीजों को थोड़ा सा समझना,
ये तो 3x3 हो गया। अब 4x4 देख लो, 1 2 1 2 3 4 हो गए, है ना, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। अच्छा पूरा क्लीन हो गया, अरे यार कोई बात नहीं। क्यूबाइड को अपन ड्रॉ कर लेते हैं, लगना चाहिए क्यूबाइड, ये क्यूबाइड बनेगा। देखो ये वाला साइड 1x1 छोटे छोटे क्यूब में काटा गया तो 3 हो गया ये, और यहां से ये हो गया, और यहां से ये हो गया, ये 3x3 का हो गया। अब आ जाओ यहां पे, अब 4x4 का अपन को देखना है, तो 1 2 और ये हो गया आपका, ये वाला आपका क्या हो गया 4, और ये वाला क्या हो गया 3, और ये वाला क्या हो गया 3, ये हो गया। तो 4y3y3 का बन गया। आपसे पूछा है यहां पर, अच्छा एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक साइड को येलो से किया गया, एक साइड को रेड से किया गया है, और एक साइड को किया गया किस से, ग्रीन से। 4y3 के अपोजिट जो है ना उसको रेड कलर से किया गया है। जो 4y3 के अपोजिट वाला जो फेस होगा उसको किससे किया गया है, रेड से किया गया है। तो 4 इधर 3 इधर, इसके अपोजिट ये आ गया, तो इसको अपन क्या करते हैं, तो आप बोलोगे कि इसको अपन रेड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, रेड। तो ये वाला क्या होगा, रेड होगा ये। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रेड, है ना, कलर करना पॉसिबल नहीं है, मैं रेड कर देता हूं। अच्छा आगे देखो क्या बोला गया कि जो अपोजिट होगा ना किसका, 4y3 का, अच्छा ये भी है येलो कलर, तो 4y3 के अपोजिट येलो कलर है, तो यहां पर मैं दे देता हूं येलो। और 3y3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रीन, क्योंकि 3y3 का अपोजिट जैसे ये 3 है और ये 3 है, तो इस 3 के अपोजिट वो साइड है, तो वो साइड भी तो 3y3 का होगा, हाँ या ना बोलोगे, हाँ, तो उसके अपोजिट ये ग्रीन हो जाएगा। और 4y3 के अपोजिट क्या हो गया, एक रेड हो गया, और एक 4y3 का अपोजिट, देखो ये जो 4 3 का है इसके अपोजिट रेड, और ऊपर वाला जो ये 4 और 3 है तो इसके अपोजिट क्या हो गया, येलो। उधर जो दिखाई देगा उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, येलो, तो ये येलो आ गया। अब यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब हो गए जिसका केवल 2 सतह कलर होगा। अगर मैं बात करूं, देखो अब समझना मेरी बात को, आप इसकी बात करो तो ये वाला जो आप फेस देख रहे हो ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तो 2 साइड से कलर है। अब ये मत बोलना कि सर ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन है और ये रेड है ना, आप ग्रीन से क्यों कर रहे हो भाई, मैं समझाने के लिए 2 फेस को कलर कर रहा हूं, कलर से मतलब नहीं, आप बात चीज को समझिए, ठीक है, अब बात को समझना। अब देखो यहां पर ये वाला, तो ये 2 फेस होगा, एक तो आपका ये बन गया, है ना, 1 मिनट क्या हो रहा है ये तो यहां पे जो फेस होगा ना, ये वाला जो फेस होगा, ये ऐसा फेस है जो यहां पर 2 सतह से कलर होगा। तो जिस तरीके से यहां पे कलर है, तो ये वाला जो फेस आप देख रहे हो तो ये भी तो कलर होगा, हाँ या ना बोलोगे, हाँ, तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। अच्छा इसमें आ जाओ, एक आपका ये वाला फेस और एक आपका ये वाला फेस, 2 नंबर। तो जिस तरीके से यहां पे आप देख रहे हो, एक साइड ये ग्रीन वाला कलर और दूसरी साइड येलो वाला कलर इस पे आ जाएगा, ये दोनों साइड कवर करेगा। उसी तरीके से इस वाले में एक यहाँ पे, एक इसके बैक में होगा, ये साइड बगल में। अच्छा इस वाले में देख लो, 1 2 3 और 4, कितने हो गए, 4, ये वाला 1 2 3 4, इधर से देखो ये वाला कलर, इधर से ये वाला कलर, 4 के नीचे कलर और 3 के नीचे कलर, है ना। तो 1 2 3 4 और इसको हम नंबर दे देते हैं 5 और इसको दे देते हैं 6, मतलब 6 कहां पर है, 6 आपको फ्रंट में दिखाई दे रहा है। तो वो साइड भी तो 6 छोटे छोटे क्यूब होंगे बैक साइड में, तो 6 कहां पर है, +6 बैक साइड का निकलेगा। अगर जब आप इसे रोटेट करोगे ना, जब आप इस डायग्राम को रोटेट करोगे तो सेम डायग्राम आपका उधर भी बनेगा, हाँ या ना,
हाँ मतलब बैक वाला इधर आ जाएगा, तो 6 वो साइड भी है, 6 फ्रंट में, और जब 2 टॉप में है तो 2 बॉटम में भी होगा, है ना। 2 टॉप में है तो +2 कहां पर होगा, बॉटम में। तो कितने हो गए 12 और +4 = 16। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब होंगे जो जहां पे 2 फेस कलर होगा कितने होंगे, 16। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। यहां पे आपको यह पूछा है कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिसका ऑप्शन में जो आप वर्ड देख रहे हो ना, यहां पे कौन से ऐसे वर्ड हैं जहां पे ये जो एग्जामिनेशन वर्ड दिया गया है इसके लेटर को लेकर बनाया गया है। एन एनिमल, ANIMAL, तो ये तो ठीक है, एन ठीक है, IMA, लेकिन यहां पर एल प्रेजेंट नहीं है, यहां पर एल आ गया, तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म। एग्जामिनर, 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 यहां पे आर नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। नेशनल, यहां पे नेशनल NATIONA, यहां पर एल नहीं है, ये भी खत्म हो गया, बचा कौन सा, डी। एनिमेशन, एनिमेशन, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर जितने लेटर हैं दिखाई दे रहा है वो सारे लेटर इस वर्ड में प्रेजेंट है और इसी लेटर से इसको बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ लाइन, ध्यान दीजिएगा, जब भी नंबर ऑफ लाइन काउंट करने के लिए बोलेगा तो आपको बिल्कुल सीधी लाइन काउंट करना है, बिल्कुल, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, ऐसे हो, ये सारे क्या है, लाइनें हैं, ये ऐसे हो। लेकिन अगर मान लो कि आपने यहां से स्टार्ट किया और इसको आपने एक लाइन काउंट किया, एक लाइन ये, और यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां से आपने स्टार्ट किया और इसको आपने दूसरा लाइन काउंट कर लिया, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ये पूरा का पूरा एक लाइन काउंट करना। अब काउंट करते हैं, सबसे पहले हम इसको लेते हैं, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, है ना, और तीसरा ये वाला लाइन हो गया। क्लियर है। चौथा ये लाइन हो गया, पांचवा ये लाइन हो गया, छठा ये लाइन हो गया, सातवां ये हो गया और आठवां ये हो गया, ये वाला लाइन आठवां। तो टोटल कितने हैं, 8 है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यहां पे क्या बोला गया है कि एक पर्सन है जिसका नाम है अनिल, इंट्रोड्यूस आकाश, आकाश का परिचय करते हुए बोलता है कि एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। ये क्या है, ओनली सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। भाई साहब, ये जो दिया गया है आकाश के बारे में कि ये बेटा है किसका, ऑफ द ओनली ब्रदर, ऑफ द ओनली ब्रदर, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, ये अपने पिता के जो पत्नी है, इनका जो इकलौता भाई है उसी का बेटा है। अब एक चीज समझिए, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैटरनल अंकल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैटरनल अंकल, है ना। तो हाउ इज द आकाश रिलेटेड टू अनिल, आकाश है ये अनिल से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये तो कजन लगेगा। क्या लगेगा, कजन लगेगा, क्योंकि इसके जो पिता की पत्नी है उसके भाई का बेटा है, तो क्या लगेगा, ये कजन लगेगा। बहुत ही घुमा कर दिया है, कुछ इसमें वैसी कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यहां पे आप थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा, अपने अपने कानों को खोलकर रखिएगा ताकि हर बात सुनाई दे। यहाँ पे लायन दिया गया और यहाँ पे फ्लैश है। जो रिलेशन आप यहाँ पे देखोगे वही रिलेशन यहाँ पे आप देखोगे। जो दूसरा वर्ड दिया गया है, ये पहले वर्ड का क्या है, भोजन का नेम है, नेम ऑफ फूड। तो यहाँ पे जो आएगा ये भी क्या होगा, नेम ऑफ फूड होगा। तो जिस तरीके से जो लायन है ये फ्लैश खाता है, उसी तरीके से ग्रास खाती है कौन, काऊ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओ नंबरिंग मिस्टेक, कोई बात, चलिए
तो ये आज के लास्ट क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। और आज मैं इस सेशन को यहीं तक रखता हूं और अगले सेशन में मैं फिर से इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक इजाजत दीजिए हमें। और जो भी न्यू बच्चे हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल ब्रह्मोस एकेडमी में फर्स्ट टाइम विजिट किया है, उसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ आप बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्लियर है? और आप जिस भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं या फिर आप अपने फ्रेंड्स के बीच में आप इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करें। तो फिर से आते हैं अगले सेशन में अगले टॉप 25 क्वेश्चंस को लेकर, जहां पे एक बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आप बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ साथ आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो उस सेशन का आप लोग वेट कीजिए, जल्द ही मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आ रहा हूं। तो तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।